स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और CNBC आवाज़ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बहुत ख़ास मेहमान के साथ। एस नरेन इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर्स में से एक हैं और मार्केट पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। मैक्रोस पर इनकी जो पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से इनकी जो कॉन्ट्रा कॉल्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रही हैं। नरेन, आपकी ना कुछ कॉल्स बहुत ज़बरदस्त रही। सबसे पहले टेलीकॉम में आपने एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी, रियल एस्टेट में आपने एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी, पावर में आपने एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी और इस साल के शुरू में आपने एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी कि कमोडिटी कंज्यूमर्स की तरफ फोकस रखिए। अब कमोडिटी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी रैली अब ख़त्म हो चुकी है और वहाँ से हमने एक मैसिव रैली देखी कमोडिटी कंज्यूमर्स में, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हों या FMCG स्टॉक्स हों। ज़बरदस्त रैली देखी है। तो उस कॉल में आपने एकदम सही आइडेंटिफाई किया था। तो ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, पहली बात तो ये समझाइए। और क्या अभी भी उस जो आपने कॉल लिया था इसमें अभी भी जगह है क्या? हमारा व्यू है कि जब एक मार्केट पैराबोलिक तरीके से ऊपर जाता है कोई भी, वो समय देखेंगे तो स्टील का दाम पैराबोलिक तरीके से ऊपर गया था, एल्यूमिनियम का दाम ऊपर पैराबोलिक तरीके से ऊपर गया था। जब ऐसा पैराबोलिक तरीके से कुछ ऊपर जाता है हम नॉर्मली बोलते हैं रिवर्स करो, और ऐसा प्रोसेस में हम ऑलवेज रिवर्स बताते हैं। सो ऐसा ही वो समय में हमने बोला कि यूक्रेन वॉर के बाद ये सब प्राइसेस ऊपर गया था, इसलिए वो समय में सब लोगों को बोला कि हम बोलो कंज्यूमर को ले लो, कमोडिटी कंज्यूमर को ले लो, कमोडिटी कंपनीज को मत लो, क्योंकि मेटल कंपनीज उस समय पैराबोलिक तरीके से ऊपर जाता था। हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पैराबोलिक जब तक पैराबोलिक नीचे जाता है वो वहाँ भी ऊपर बेट करो, जहाँ ऊपर जाता है वहाँ नीचे जाएगा करके बेट करो। वही हमारा बेसिक प्रोसेस है। वो प्रोसेस में हमने किया था। हमारा व्यू अभी भी क्या है कि मेटल जो अप्रैल मई में पहुंच गया था वहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन जब चाइना का ज़ीरो कोविड पॉलिसी बंद होता है और वो लोग बोलता है कि नॉर्मल करेंगे, वो समय में एक मेटल में रैली आएगा, बट लेकिन अप्रैल मई का पीक नहीं जाएगा। अप्रैल मई का पीक नहीं जाएगा, तो अभी भी यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी और कंज्यूमर्स में रैली आ जाए। कंज्यूमर्स का रैली कंटिन्यू हो सकता है, बट एक रैली आ सकता है जब चाइना ज़ीरो कोविड को अबैंडन करता है। ओके, लेकिन उसमें भी वो पिछले जो हाईज है उसको नहीं निकालेगा। नहीं आएगा। ओके, तो ख़ास तौर से बात करते हैं ऑटोज़ की, जहाँ पर आपने एक बड़ी कॉल ली थी कि यहाँ से एक अच्छी रैली आएगी ऑटोज़ में। अब आपको क्या लग रहा है कि ये थोड़ा सा ये पैराबोला बन रहा है क्या, या फिर नहीं, अभी भी ठीक है? अभी तक नहीं। हमने कल भी हमारा इंटरनल इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग में देखा था, 5 साल में ऑटो में रिटर्न नहीं मिला था, इसलिए हमने ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फंड भी लॉन्च किया था, क्योंकि 5 साल में रिटर्न नहीं है। 6 महीने का रिटर्न बेटर था, लेकिन 5 साल में रिटर्न नहीं है। आप देखिए तो टू व्हीलर में 6-7 साल में ग्रोथ ही नहीं है, और 10 साल में ग्रोथ देखेंगे तो कार में नहीं है। आपने पूछा था कि क्या कॉन्ट्रा है अभी, एक्चुअली अभी कॉन्ट्रा गोल्ड और सिल्वर है। अच्छा, सिल्वर में अपॉर्चुनिटी अच्छा है, क्योंकि सिल्वर में रिटर्न ही नहीं आया। और क्योंकि जब फेड रेट हाइक बंद करता है वो समय में गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा सकता है, इसलिए हमने सभी लोगों को बोला कि सिल्वर देख लो अभी। वो ये दिवाली में हमने बोला कि सिल्वर भी देख सकता है। हमने अभी तक हमारा एंटायर इन्वेस्टमेंट करियर में सिल्वर या गोल्ड रेकमेंड नहीं किया है, पहली बार रेकमेंड कर रहे हैं। अरे भाई, तो इस समय की कॉन्ट्रा कॉल नरेन की बहुत बड़ी कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करिए, और उनका सिंपल लॉजिक है कि जब फेड रेट हाइक बंद करेगा उसके बाद आप एक रैली देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में। इनफैक्ट सिल्वर में उन्होंने आज तक रिकमेंडेशन नहीं की, अब रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रा कॉल इस समय सिल्वर पर आती हुई। इक्विटीज़ में और क्या अच्छा है नरेन, क्योंकि हालांकि आप बोल रहे हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन करिए और बैलेंस एडवांटेज में भी जाइए, डेट में भी जाइए, लेकिन हमारा जो एक कोर व्यूअर है वो अभी भी इक्विटी में ज़्यादा प्रेफर करता है, तो उसके लिए इक्विटी में कहाँ मौके हैं इस समय? जी, इक्विटीज़ में लार्ज कैप अच्छा है, मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप बेटर है, उसके बाद स्मॉल कैप है, उसके बाद मिड कैप है। अच्छा। यही है हमारा व्यू। लेकिन इंडियन इक्विटीज सस्ता नहीं है, इसलिए वहाँ हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान करो, बूस्टर्स STP करो, फ्रीडम SIP करो, ऐसा मॉडल में इन्वेस्ट करो, हम बोलते रहते हैं, क्योंकि सस्ता नहीं है। सस्ता है तो हम बोलने का प्रॉब्लम नहीं है कि आज ही इन्वेस्ट करो, लेकिन सस्ता नहीं है, क्योंकि आप आज देखेगा तो
ताइवान मार्केट 30% गिरा है, चाइना मार्केट 40% गिरा है, जापान मार्केट 20% रुपी टर्म्स में गिरा है। हर एक मार्केट गिरा है, इंडिया के अलावा बाकी मार्केट गिरा है। इंडिया का लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकता है, फ्रीडम एसआईपी कर सकता है, बूस्टर एसटीपी कर सकता है। लेकिन बड़ा लमसम इक्विटी में करने के लिए मेरे पास ताकत आज नहीं है। बट लेकिन लार्ज कैप बेटर है, उसके बाद स्मॉल कैप बेटर है, उसके बाद मिड कैप बेटर है। ओके, तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली नरेन। एक तो रिस्क आपने गिना दिया वैल्यूएशन का, उसके अलावा इंडियन मार्केट्स में और क्या रिस्क होंगे? इंडिया का इकोनॉमी अच्छा तरीके से हैंडल किया है, लेकिन ऑयल का प्रॉब्लम और एनर्जी कॉस्ट, यही बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। जब तक ऑयल और एनर्जी का कॉस्ट कम नहीं होता है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के कारण रुपी भी ऐसा ऊपर जा रहा है। वो कारण फाइनली एनर्जी कॉस्ट का कारण है। जब तक एनर्जी कॉस्ट कम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, और इंडिया का कंट्रोल में नहीं है। हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता है, यूक्रेन वॉर को ब्लेम कर सकता है, बट यूक्रेन वॉर क्या, इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। यूक्रेन वॉर हुआ, उसके कारण ये सब एनर्जी कॉस्ट ऊपर गया है, बट इंडिया ने कुछ नहीं किया। सो इसलिए एनर्जी कॉस्ट का प्रॉब्लम है, और एनर्जी कॉस्ट के कारण रुपी ऊपर जा रहा है। जब एनर्जी कॉस्ट कम होता है, रुपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट ही डिप्रिशिएट हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि ये रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। रुपी डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। येन के अगेंस्ट देखेंगे तो बहुत अप्रिशिएट हो गया, इवन पाउंड के अगेंस्ट देखेंगे तो बहुत अप्रिशिएट हो गया। डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो गया क्योंकि डॉलर ऊपर गया है, यही कारण है। और डॉलर काफ़ी ऊपर गया है एक्चुअली, बहुत ऊपर गया है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है क्या कि ऐसे अच्छा, ऐसा आपने देखा है कि डॉलर भी ऊपर जाता रहे और मार्केट भी, इक्विटी मार्केट इंडिया का भी ऊपर जाता रहे, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? हमारा व्यू है कि इसलिए एसआईपी करो, क्योंकि ऐसा कंटिन्यूसली नॉर्मली नहीं होता है कि रुपी और डॉलर, रुपी वीक का नहीं होता है। लेकिन इंडियन करेंसी बाकी सभी करेंसी से अप्रिशिएट हो रहा है एक्सेप्ट डॉलर। ठीक है, तो इक्विटी इन्वेस्टर्स को नरेन यहाँ से अगले 5 साल में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? मेरा गुरुजी सब बोला है ऐसा नंबर मत बताओ। एक ही टाइम बता सकता है। मार्केट बहुत नीचे गया ना, वो समय में गुरुजी बोलता है एक नंबर बताओ, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे बॉटम में। बट आज जैसा मार्केट में हम ऐसा नंबर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एसेट एलोकेशन करो, सिप करो, डेट म्यूचुअल फंड करो, ऐसा बोलेंगे। वो बोलता है कि जो लोग नंबर बोलता है वो गलत बोलता है, क्योंकि ऐसा नंबर नहीं बोलना चाहिए बोलता है। लेकिन जो पिछले 15 साल में मार्केट ने जो कंपाउंडिंग दी है, अगले 15 साल में वो दे सकता है मार्केट की? बट आप सोचो 1997-98 में 16% रिटर्न मिलता था। आज आपको एफडी में क्या रिटर्न मिलता है आपको पता है। सो इसलिए 16% रिटर्न एक टाइम एफडी में, आई मीन एलएनटी डिवेंचर में मिलता था, टाटा स्टील डिवेंचर में मिलता था। सो क्योंकि जो रिटर्न मिलता है एफडी रिटर्न को भी देखना पड़ेगा, साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। और एक रिटर्न बताना अच्छा नहीं है क्योंकि वो गलत है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि आज सस्ता वैल्यूएशन नहीं है, इसलिए ये सब करो और पास्ट रिटर्न देख सकता है। यही हमारा गुरुजी बोलता है और रेगुलेटर भी बोलता है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। चलिए, आपने इतनी अच्छी बात बोली, इसी पे गुरुजी के नोट पर ही शो को ख़त्म करते हैं। नरेन, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, और वंस अगेन दिवाली शुभकामनाएं सभी। दिवाली शुभकामनाएं सबको। चलिए, ये थी खास चर्चा एस नरेन के साथ। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।